हर महिला को कराना चाहिए शादी के बाद। शादी के बाद। शारीरिक संबंधों का शादी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा होता ही होता है कि शादी के अतिरिक्त भी लोगों के संबंध होते हैं और हमें उन्हीं संबंधों से बहुत बचना है, ध्यान रखना है। जो भी व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव है उसको अपने ये टेस्ट कराते रहना चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर किसी फीमेल को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है और कोई मेल उनसे फिजिकल रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, तो उस पुरुष के लिए क्या खतरा है? जो बच्चे ऐसा है कि पढ़ रहे हैं, बाहर रहते हैं, तो हमें नहीं पता, कभी कभी अनचाहा एक्सपोजर भी हो सकता है लड़कियों को, है ना। माना कि किसी को सर्वाइकल कैंसर का इन्फेक्शन है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, संबंध बनाया, वो प्रेगनेंसी हो रही है, तो होने वाले बच्चे में क्या इम्पैक्ट आएगा? 2 लोगों का इलाज होता है तो उसमें से एक की मृत्यु मतलब 50% जो है, अच्छा, वो 1 साल में हो जाती है। तो काफ़ी हाई रेट है। तभी हर 7 मिनट में आप मान लीजिए एक महिला को हम खो रहे हैं। हर 7 मिनट में? हर साल हमारे देश भारत में सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर हमारे पास ऐसे बहुत मरीज आते हैं जो ऑपरेशन करवा के बच्चेदानी निकलवा चुके होते हैं, ठीक है, और कुछ महीनों बाद फिर उनको कैंसर हो रहा है वहाँ पे सर्विक्स पे, वहीं नीचे गांठ आ जाती है। वो जैसे आप नहीं समझ पा रहे, वो भी नहीं समझ पा रहे होते, उनको ये लगता है हमने तो बच्चेदानी हटवा दी। बिल्कुल सही बात। नमस्कार, मैं हूं विकास और हेल्थ की सीरीज में आज मेरे साथ भावना जी हैं, जिनसे हम कैंसर से जुड़ी कई बीमारियां, कई मिथ और किस तरीके से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार मैम। नमस्ते विकास। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और कैसा काम चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। हम तो कैंसर के क्षेत्र में ही काम करते हैं जी, तो उसी से संबंधित हमारा काम चल रहा है। अवेयरनेस चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और अवेयरनेस को लेकर ही आज हम आपके पास आए हुए हैं। और आप देख भी रही हैं जिस तरीके से पूरे इंडिया, अगर पैन इंडिया की बात करें तो आज हम कोशिश कर रहे हैं मैम कि इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में हम कोशिश करें कि फीमेल्स, जो वुमेन को हो रही है कैंसर की बीमारियां, उसको कवर करें। तो सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है, शुरुआत ही हम यहीं से कर रहे हैं कि महिलाओं में किस किस तरीके के जो कैंसर हैं उनके मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, भारत में ज़्यादा जो नंबर है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, और अब जहाँ पे तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है वहाँ मुंह के कैंसर, ओरल कैंसर्स भी बहुत बढ़ने लगे हैं। ख़ास तौर पे हमारी ये वाली बेल्ट जो है, यहाँ महिलाएं बहुत तंबाकू का सेवन करने लगी हैं, तो मुंह के कैंसर के जो पहले हम देखते नहीं थे कि खाली पुरुष ही आते थे हमारे पास, अब लेटली महिलाओं का नंबर भी काफ़ी बढ़ने लगा है ओरल कैंसर का। जी, देखिए, आपने ओरल की जिक्र किया, ब्रेस्ट का जिक्र किया, ये तो हम आमतौर पर सुनते रहते हैं कि इस तरीके के कैंसर हो रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है वो अभी अभी सुनने को आया है। और सर्वाइकल, क्या वही सर्वाइकल है जो ज्यादातर मिलता रहता है कि गर्दन के पास जो दर्द हो रहा है और बहुत असहनीय दर्द है, क्या वही सर्वाइकल है? ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो ये आप गर्दन का दर्द बता रहे हैं, ये सर्वाइकल पेन जो है वो रीढ़ की हड्डी में और यहाँ की मांसपेशियों में सूजन की वजह से आज हो जाता है, तो उसका संबंध कोई सर्वाइकल कैंसर से नहीं है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब है कि गर्भाशय मुख का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। उस हिस्से को जो गर्भाशय मुख है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, और उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है दोनों। और आपकी इस बात से ये चीज भी बहुत क्लैरिटी दे रही है कि ये सिर्फ महिलाओं को होने वाली ही बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर जो है सिर्फ महिलाओं को ही होता है, और उसके लक्षण जो हैं बड़ा मतलब काफ़ी लेट आते हैं। शुरुआत में कुछ ऐसा नहीं होता विशेष कि महिलाओं को पता लग सके। तो जागरूकता ही एक ऐसा तरीका है कि लोगों को, जिससे कि जागरूक रहेंगे तो उन चीज़ों को पहले भांप लेंगे और उसका सही समय पे इलाज करा लेंगे। अच्छा मैम, मेनली मिथ क्या है इसको लेकर के? ऐसे मिथ चल रहे हैं कि इस वजह से हो रही है बीमारी, या सबसे बड़ी भ्रांतियां जो फैल रही हैं वो क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो भ्रांति है कैंसर के को लेके, वो हम लोगों में ये बहुत है कि पेशेंट पूछते हैं कि हमारे परिवार में इनको कैंसर हो गया, क्या हम इनके साथ रहेंगे तो हमको भी हो जाएगा? क्या ये छूत की बीमारी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, कई बार बड़ा दुखद होता है, हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, सबसे ज़्यादा परिवार का सपोर्ट चाहिए, तब परिवार उसको अकेला छोड़ देता है। डर है ना, तो वो बहुत दुखद होता है कि फैमिली इस डर की वजह से
कि उनको भी ये बीमारी ना हो जाए। बच्चों को दादा दादी के साथ नहीं खेलने देती, खुद भी उनसे एक दूरी बना लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति जो मैंने देखी है वो ये है कि जो जांच लेने से कैंसर फैल जाता है। लोग बायोप्सी नहीं कराते कि अगर हम जांच उसको छिड़वा देंगे तो फैल जाएगा। ये सही नहीं है। कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है कि जिसका इलाज बिना जांच के संभव हो। हमें बायोप्सी करनी ही पड़ेगी, तभी तो हमें ये पता चलेगा किस टाइप का कैंसर है और है या नहीं है। तो वो जांच कंपलसरी है। उससे ऐसा वो नहीं है कि करवा ली तो फैल जाएगा। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो जरूर फैलेगा, और वो ना भी कराएं आप जांच तब भी फैलेगा। तो ये दूसरी भ्रांति अच्छा, देखिए जो आपने जिक्र किया कि छूने से फैलता है, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो भ्रांतियां हम देखते हैं कि क्या हम साथ बैठ के खाना खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक थाली में खा सकते हैं आराम से जी। बिल्कुल कोई तो उससे मतलब आपको परहेज क्या बिल्कुल करें? परहेज क्या करें अगर कोई कैंसर पेशेंट है घर में? आपको तो कोई परहेज ऐसा करना ही नहीं है। उससे आपको कोई खतरा दूरी भी नहीं बनाकर रखनी, बिल्कुल नहीं रखनी, कोई खतरा नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो छुआछूत से फैले। तो आपको उनके साथ वैसे ही रहना है जैसे आप किसी और परिवार के सदस्य के साथ रह रहे हैं। आप एक थाली में भी खा सकते हैं, साथ में खा सकते हैं, साथ में सो सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बल्कि उनको आपसे खतरा है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आपको जो इन्फेक्शन या आपको जो बीमारी अगर कुछ हुई तो उनको ज़्यादा ये रिस्क रहती है, क्योंकि इम्यूनिटी लो होने की वजह से कि उनको वो बीमारी वो जल्दी पकड़ लेते हैं। तो वो लोग थोड़ा ध्यान उनका रखें कि उनको साफ बिस्तर हो सोने को, खाना बिल्कुल अच्छा ताज़ा पका हुआ हो, फल दे रहे हैं तो वो खुले हुए ना हो, ताज़े काट के उन्हें दें। जूस दे रहे हैं तो घर में ही दे निकला हुआ या टेट्रा पैक वाला दें। उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना मतलब पड़ेगा। एक तो हाइजीन को देखना, थोड़ा फ्रेशनेस चीजें देखनी और केमिकल से थोड़ा सा बच कर रहना है। वो तो हम सबको ही बचना चाहिए। हम सबको ही बचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी के साथ जैसे कि आप बता तो रही हैं कि सर्वाइकल जो कैंसर है महिलाओं को होता है, लेकिन इसमें पुरुष का कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर का जो कारण है, अब ये देखा गया है कि 90%, 99% बल्कि कैंसर जो हैं बच्चेदानी के मुख के सर्वाइकल कैंसर, वो एक इन्फेक्शन से होते हैं, वायरल इन्फेक्शन से, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV वायरस कहते हैं ना। तो HPV इन्फेक्शन जो है वो शारीरिक संबंधों के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे को लगता है। तो मुख्य कारण ही ये इन्फेक्शन है। अच्छा, हाँ जी। तो इसके कई प्रकार का वायरस है ये, जिसमें मुख्यतः 16 और 18वां जो उसका स्ट्रेन है वो सर्वाइकल कैंसर करवाता है जी। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ आपके शारीरिक संबंध हुए और उस व्यक्ति को ये HPV इन्फेक्शन है तो वो दूसरा व्यक्ति भी, उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। और हम लोग को अपनी लाइफ टाइम में किसी ना किसी सबको ये HPV इन्फेक्शन होता है। अच्छा। पर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो उसको ठीक हो जाता है। वो जैसे कि TB भी बहुत ज़्यादा है, हम सबको होता है, पर हम लोग जिसका इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग तो उसको उससे रिकवर हो जाते हैं। जिसको अगर इम्यूनिटी लो है या ऐसा कुछ कारण है तो उनको इन्फेक्शन ये रह जाता है शरीर में। ठीक है। अच्छा मैम, सपोज कीजिए कि अगर किसी फीमेल को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है और कोई मेल उनसे फिजिकल रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, तो उस पुरुष के लिए क्या खतरा है? देखिए क्या है, अगर उस महिला को इन्फेक्शन कहीं से तो आया है ना, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि हस्बैंड से आया है ना। तो हस्बैंड तो ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन रहा ही होगा, है ना, तभी उनके पास आया। या ये माने कि उनके संबंध किसी और से थे तो उनको ये आया, तो उनसे उनके पति को पहुंच गया होगा। तो उसमें आपको तो ये जो आप बात कह रहे हो कि सर्वाइकल कैंसर है, ये बात तो काफी इन्फेक्शन के बाद में उस स्थिति पे पहुंचेगी ना। अच्छा, जी जी, शुरुआती स्थिति तो पता ही नहीं चल पा रही है। चलेगी इन्फेक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले मतलब किस स्टेज पर आकर पता चलता है, क्या लक्षण होते हैं कि मतलब किस तरीके से किस समय जांच करा लेनी चाहिए? देखिए, जांच तो पहले ही करानी चाहिए। जब आपके कोई लक्षण नहीं है तब उस जांच का कोई फायदा है। अच्छा। हाँ, ये मानिए कि 30 साल के बाद सभी महिलाओं को अपना रेगुलर एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है या HPV DNA टेस्ट होता है, वो टेस्ट अपना करा लेना चाहिए।
तो उससे ये पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन तो नहीं है एचपीवी डीएनए से, एचपीवी का। और पेप्समियर है, उससे ये पता चल जाता है कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे चेंज तो नहीं है सेल्स में। ठीक है। जो सर्विक्स का रीजन है वहाँ पे जो सेल हैं वो किसी प्रकार के उसमें बदलाव तो नहीं आ गए हैं, तो वो उससे पता। तो ये हर महिला को कराना चाहिए शादी के बाद, शादी के बाद, है ना। और शादी अगर कम एज में हुई है तो आप ये जल्दी भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 30 साल का वेट करना है। हाँ, कि शादी के बाद आप 20-25 साल पे भी ये शुरू कर सकते हैं करवाना टेस्ट अपना। लेकिन शादी इस बात का कोई क्राइटेरिया वो नहीं है आजकल कि शारीरिक संबंधों का शादी से कोई लेना देना नहीं है, ना सर्वाइकल कैंसर से है ना। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा होता ही होता है कि शादी के अतिरिक्त भी लोगों के संबंध होते हैं और हमें उन्हीं संबंधों से बहुत बचना है, ध्यान रखना है। तो जो भी व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव है उसको अपने ये टेस्ट कराते रहना चाहिए। आप पहले हर साल करवा लीजिए, 2-3 टेस्ट, आपके 3 टेस्ट माना आपके नेगेटिव आ गए तो आप वो 3-3 साल पे करा लीजिए, और फिर वो नेगेटिव आते हैं तो 3 टेस्ट 2-3 तो आप 5 साल पे वो करा सकते हैं, है जो ना। जिन टेस्ट की आप बात कर रही हैं, तो क्या वो हर मतलब शहर में अवेलेबल है उन तरीके की लैब, या फिर कहीं स्पेशल जाना पड़ेगा? नहीं, अवेलेबल हैं सारे। जो मथुरा में जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो लोग सब ये टेस्ट कर देंगी, उनके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकारी उसमें मुझे ये मतलब पेप्समियर हो रहा है या नहीं ये मुझे अभी पता नहीं है ना। तो लेकिन प्राइवेट सारे डॉक्टर्स आपका ये टेस्ट कर देंगे। मैम, माना कि किसी को सर्वाइकल कैंसर का इन्फेक्शन है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, संबंध बनाया, वो प्रेगनेंसी हो रही है, तो होने वाले बच्चे में क्या इम्पैक्ट आएगा? बच्चे में इसका कोई ऐसा असर नहीं आता, लेकिन क्या है, अगर हमें सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो वो हम नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में, क्योंकि या तो हम अबॉर्ट करें, है ना, क्योंकि वो बच्चे को जो दवाइयाँ दी जाएंगी कीमोथेरेपी वगैरह, वो बच्चे के लिए हानिकारक होगी, वो नहीं हम दे सकते। और ऐसे ना हम रेडिएशन कर सकते। तो इसलिए कैंसर से तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पे कोई असर आए, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करा जा सकता उस पे। तो ये वो है। हाँ। देखिए, अभी हम जिक्र कर रहे थे, बात भी कर रहे थे कि जनवरी चल रहा है, जनवरी का मंथ चल रहा है, और स्पेशल आप कुछ बता रही थी कि सर्वाइकल कैंसर को लेके कि दोनों का रिलेशन क्या है? सर्वाइकल कैंसर, जनवरी को हम लोग सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाते हैं। तो विश्व में हर जगह ये इसलिए मनाए जाते हैं ऐसे महीने और दिन जो हम मनाते हैं कि हम भूल जाते हैं अपनी लाइफ जो हमारी चल रही है उसकी व्यस्तता में, उसकी आपाधापी में हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दिन मनाने का जो एक मकसद होता है वो ये होता है कि हम उस चीज़ को उस पे ध्यान दें। ठीक है। और उस समय हम लोग इस महीने में हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं, जगह जगह पे स्क्रीनिंग हो रही होती है। हॉस्पिटल्स ऐसा करते हैं कि इस समय पे हम फ्री में कर देंगे या हम आधे पैसे में कर देंगे। और ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं क्लब्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि जहां हम लोगों को अवेयर कर सकें। तो मुख्यतः इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि लोगों को जो इससे हो रही जो मृत्यु है और ये जो बीमारी बढ़ रही है उसको हम रोक सकें। जी बिल्कुल। मैम, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर है, तो अभी इसमें मेनली कब जो है हमको मतलब बचने की जो उम्मीद है, अगर मैं बात करूँ सर्वाइकल कैंसर किसी को हुआ तो किस समय पर सही इलाज है और कब नहीं है? देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसके लिए ना वैक्सीन आने लग गई है। अच्छा। हाँ, तो एचपीवी इन्फेक्शन के लिए जैसे हम और उनके लिए वैक्सीन्स लगती हैं ना बच्चों को, कि पोलियो के लिए ड्रॉप्स होती हैं और बाकी डीपीटी वगैरह लगते हैं। तो ऐसे हाँ, तो ऐसे ही एचपीवी के लिए अब वैक्सीन आने लगी है। अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल है, और सरकार अभी मेरे ख्याल से कुछ समय 1-2 साल में उसको अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लेगी।
पर तब तक के लिए जैसे कुछ स्थानों पे उपलब्ध है, जैसे उसका कॉस्ट तो करीब 2,000 रुपये है, पर हम लोग के यहाँ वो मात्र 1,500 रुपये में उपलब्ध है। अच्छा जी। तो उसी वो पूरा खर्चा जो है वो 1,500 रुपये में है। तो 9 साल से ऊपर की एज की बच्चियों को वो लगवाया जा सकता है जी। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी बच्ची को शादी से पहले वो ज़रूर लगवा दें। और जो बच्चे ऐसा है कि पढ़ रहे हैं, बाहर रहते हैं, तो हमें नहीं पता, कभी कभी अनचाहा एक्सपोजर भी हो सकता है लड़कियों को, है ना। तो उसलिए हम लोग वेट नहीं करते शादी का, हम 9 से 12 साल की बच्चियों को लगवा ही देना चाहिए। अच्छा। 9 से 12, 9 से 15, 15 साल से पहले अगर आप लगवाते हैं तो मात्र 2 डोज लगती हैं, और 15 साल के बाद लगवाते हैं तो उसकी 3 डोज लगती हैं। तो 0 और 2 महीने पे और 6 महीने पे। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, कोई उसका नेगेटिव असर नहीं है। अच्छा जी। तो वो आप उसको ऐसे लगवा सकते हैं, और ये सबसे बड़ा उसका जो है प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी को सर्वाइकल कैंसर हुआ, ट्रीटमेंट कराया, अब वो ठीक हो गई, पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में कितना अंतर है? क्या वो सामान्य जीवन है? 0 एकदम आपके हमारी तरह एकदम नॉर्मल किसी भी कैंसर का। अच्छा। हाँ हाँ, ज़्यादातर लोग जो ठीक हो जाते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर की एक ट्रीटमेंट हुआ हो वो महिला, या सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो वो महिला, किसी भी अगर ट्रीटमेंट हो गया और अब वो डिजीज़ फ्री हैं, तो उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं होता, सेम ही है। और सब कुछ खा पी सकते हैं जो हम खा सकते हैं, जो हेल्दी है, जो सुपाच्य है, आसानी से हम लोग पचा लें, ऐसा भोजन कर सकते हैं, सब घूम सकते हैं, कोई वो नहीं है। मैं पहले अगर इंडिया लेवल की बात करूं तो कितने सारे जो केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर के वो बढ़ रहे हैं, और फिर अपन अपने शहर की बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर ऐसा, उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कारण जो हैं, है ना, तो वो कारण हाइजीन खराब, पुअर होना, ज़्यादा बच्चे होना, अच्छा, मल्टीपल पार्टनर्स होना, है ना। मतलब ज़्यादा बच्चे होने में यही है कि बार बार वो एक ट्रॉमा होती है, बार बार सर्विक्स के थ्रू डिलीवरी होती है, तो और उसमें एक रिस्क भी होता है कि जब डिलीवरी में कहीं कहाँ पे वो डिलीवर कर रहे हैं, जैसे कई बार लोग दाई या घर पे डिलीवरी होती है, वही हाइजीन घूम फिर कर आ रहा है। हाँ हाँ, वो है। तो उसमें इन्फेक्शन जो है वो HPV का इन्फेक्शन अगर हो गया और उससे रिकवर नहीं कर पाए तो वो कैंसर बन जाएगा। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ऐसे लो इनकम सेटिंग में ज़्यादा हैं, कि जो गांव में मान लीजिए या झुग्गियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनमें ज़्यादा है। जो वेल एजुकेटेड अपर क्लास लोग हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। और अब तो सारे लोग वैक्सीनेट भी करा रहे हैं अपनी बच्चियों को, तो वो उनमें कम हो रहा है। फिर भी डेथ रेशियो की अगर बात करें तो वो कितना जा रहा है? मतलब ये अभी तक तो ये हाल है कि 2 महिलाओं, अगर 2 लोगों का इलाज होता है तो उसमें से एक की मृत्यु, मतलब 50% जो है, अच्छा, वो 1 साल में हो जाती है। तो काफ़ी हाई रेट है, तभी हर 7 मिनट में आप मान लीजिए एक महिला को हम खो रहे हैं। हर 7 मिनट में? हर साल हमारे देश भारत में सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर तो बहुत ज़्यादा एक सीरियस बहुत बड़ी इशू बात है, बहुत बड़ी। हाँ। और क्योंकि क्या होता है, देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति को नहीं होती, वो उसके परिवार को भी सब कुछ झेलना पड़ता है। बिल्कुल। अगर माँ बीमार है तो आप देखिए पूरे परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। वहाँ क्या होता है कि ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कई बार बच्चों को अपना पढ़ाई छोड़ के ले जाना पड़ता है माँ को, या जो परिवार में फादर हैं वो लेके जा रहे हैं तो बच्चे घर में अकेले हैं, तो मतलब खर्चा ट्रीटमेंट में खर्च कर रहे हैं। तो वो जो ये समस्या है ये खाली मरीज के लिए नहीं है समस्या, ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। मैम, इसमें टाइम पीरियड का कितना ड्यूरेशन माने कि जब सर्वाइकल का जो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है जो ठीक हो जाता है, कितना समय लगता है? देखिए, अगर ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि
ये हम किस स्टेज में कौन सा पेशेंट आ रहा है उस पे निर्भर करता बेसिक से है अगर ना? शुरुआती दौर में, अगर बिल्कुल शुरुआत में कहें तो ऐसा हो सकता है कि आप सिंपल सर्जरी करवा के, लेकिन इसमें भी एक बात है कि क्या होता है ना कि गांव में हमारे पास ऐसे बहुत मरीज आते हैं जो ऑपरेशन करवा के बच्चेदानी निकलवा चुके होते हैं, ठीक है, और कुछ महीनों बाद फिर उनको कैंसर हो रहा है वहाँ पे सर्विक्स पे, वहीं नीचे गांठ आ जाती है। वो जैसे आप नहीं समझ पा रहे, वो भी नहीं समझ पा रहे होते, उनको ये लगता है हमने तो बच्चेदानी हटवा दी। बिल्कुल सही बात। लेकिन कैंसर में बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्जरी का कंप्लीट होना। कंप्लीट सर्जरी मतलब कि उससे गिल्टियाँ बन जाती हैं। एक आम भाषा में कहें तो उसकी जड़ें निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक पेड़ की तरह बात कर रही हैं आप। मैं रिलेट भी कर पाएंगे जो लोग देख रहे हैं कि अरे पेड़ से आप तने हटा देंगे, शाखा तोड़ते जा रहे हैं, आपने पेड़ को काट दिया जमीन के पास से, अब आपको दिखना तो बंद हो गया पेड़, पर जड़ें तो नीचे है, तो या तो वहीं फूट आएगा या हो सकता है कहाँ तक जा रहा हो, लेकिन हाँ नीचे अगर बेस मिट्टी की बात करें वहां तो है वो। बिल्कुल। तो इसीलिए कैंसर, ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है लोगों में कि वो सोचते हैं कि उसका ऑपरेशन करवा दिया तो हम ठीक हो जाएंगे, हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट भी होते हैं जब बहुत अर्ली स्टेज में आप सर्जरी कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर में। जब सेकंड स्टेज है, एडवांस स्टेज है, तो आप उसमें ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उस स्टेज में क्या होता है कि हम लोग उनको मना कर देते हैं कि इस स्टेज पे ऑपरेशन संभव नहीं है ना। तो उसमें हम या तो कीमोथेरेपी देके कई बार डाउन स्टेजिंग करते हैं, उसको छोटा करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं। तो जब हम ये कह देते हैं अभी ऑपरेशन संभव नहीं है या इस केस में ऑपरेशन संभव ही नहीं है, बीमारी इतना बढ़ चुकी है, तो लोग समझते नहीं हैं और वो किसी भी डॉक्टर के पास जाके और वो उनसे कहते हैं कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। और सभी प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तो वो अपना आधा अधूरा सा ऑपरेशन करा के और फिर हमें आके बताते हैं कि देखो आप तो कह रहे थे कि ऑपरेशन संभव नहीं है, हम तो वहाँ गए, उन डॉक्टर साहब ने हमारा ऑपरेशन कर दिया, अब सब बढ़िया है। हम फिर भी उनको समझाते हैं कि नहीं, अभी आपका इनकम्प्लीट हुआ है ये ट्रीटमेंट, अभी आपको रेडिएशन लेना या ये फॉलोअप में ज़रूरी आना। तो वो लोग हमारी बात को उस पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि जैसा एक आजकल एक ट्रेंड है कि वो सोचते हैं कि डॉक्टर ठगना चाह रहा है, डॉक्टर हाँ ज़बरदस्ती बुला रहा है, तो वो उसको मानते नहीं हैं और कुछ समय बाद उनको बीमारी वापस आ जाती है। तो इसका बहुत ध्यान देना है कि जब भी आपको कोई गांठ है तो बजाय किसी भी डॉक्टर के पास जाके उसको निकलवाने के, अच्छा है कि आप कैंसर रोग विशेषज्ञ को उसको दिखाएं। अगर सिंपल गांठ है निकाली जा सकती है तो आप वहीं निकलवा दीजिए, वो बता देंगे कि आप उसी डॉक्टर पे निकलवा लीजिए अपने। नहीं तो अगर वो कैंसर की गांठ है तो एक कैंसर सर्जन ही उसको कंप्लीटली रिमूव कर सकता है। हम अपने शहर की बात करते हैं, हम यहाँ की बात करते हैं, तो महिलाओं के जो कैंसर के जो पेशेंट आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट किस कैंसर के आ रहे हैं और किस एरिया से आ रहे हैं? यहाँ दोनों एरिया है, रूरल भी है और अर्बन भी है यहाँ। हाँ, मतलब हमारे पास जो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इन दोनों के पेशेंट इस वक्त हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज हैं, यानी स्तन कैंसर के। एज फैक्टर क्या है? पहले देखिए ऐसे था कि हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट होते थे वो 50 साल के ऊपर के होते थे। अभी हमारे पास यंग पेशेंट भी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, सर्वाइकल कैंसर के भी, ब्रेस्ट कैंसर के भी 30, 32 साल, 35 साल, और अभी तो कुछ समय पहले ब्रेस्ट कैंसर की मात्र 19 साल की एक लड़की हमारे पास आई जिसको ब्रेस्ट कैंसर था। तो हमें ये मान के चलना है कि अगर कोई भी गांठ है शरीर में तो हम उसको अदरवाइज ना लें। ये ना सोचे कि अरे सिंपल ही है, एक बार दिखा लें, राय ले लें, क्लियर हो जाए। मेरा आखिरी सवाल रहेगा मैम आपसे कि किसी को सर्वाइकल कैंसर हुआ, क्योंकि हम सर्वाइकल की ही जिक्र कर रहे हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर पर अगला एक पॉडकास्ट या फिर एक इंटरव्यू ऐसे ही करने वाले हैं, है ना, पब्लिक की डिमांड पर जी। लेकिन अगर सर्वाइकल कैंसर ठीक हो गया है तो उसके वापस लौटने के या दोबारा होने के कितने चांसेस रहते हैं, और जब दोबारा होता है तो क्या सेम ही रूटीन फॉलो रहता है या सेम ही चीज़ रहती है या ज़्यादा घातक रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी सर्वाइकल कैंसर का अलग नहीं है, सभी कैंसर के रिपीट होने के चांसेस होते हैं। हर कैंसर वापस आ सकता है ना। पर कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट जितना ट्रीटमेंट है उतना ही फॉलोअप है। फॉलोअप मतलब इलाज हो गया, उसके बाद आप डॉक्टर को
दिखाने आते रहते हैं, रेगुलर, हाँ। वो आपकी रेगुलर जांचें करवाते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई ठगने की वजह से आपको कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। जब एक बार बीमारी आ गई और वो बहुत बढ़ गई तो उसका इलाज संभव नहीं होता। तो जब हम रेगुलर टेस्ट कराते हैं तो उसमें शुरुआत होने पे वो चीज़ पकड़ में आ जाती है और उसका ट्रीटमेंट उसी लेवल पे कर दिया जाता है। जी। तो जितना हम अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं उतना ही चांसेस ठीक होने के होते हैं। अर्ली स्टेज कैंसर को अगर हम ट्रीट करते हैं तो ठीक होने के चांसेस बहुत हाई है। हाँ, और वही अगर हम थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में करते हैं तो वही संभावना बहुत कम हो जाती है। जी। तो इसलिए हम एक नियम नहीं ऐसा कुछ बता सकते कि आप कैंसर इतने समय बाद आ सकता है। काफ़ी लंबा समय अच्छा निकल जाता है, कई कई साल निकल जाते हैं, उसके बाद भी आ जाता है, और कभी पूरी लाइफ निकल जाती है, नहीं आता। चलिए मैम, हमसे बात करके और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए इस विषय पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम भूल गए कहना अपने उसमें, हम लक्षण बताना भूल गए। जी जी बिल्कुल, हाँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली वो मैंने नहीं किया, तो मुझे लगा शायद थोड़ा सा नहीं, लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं उसमें है इर्रेगुलर ब्लीडिंग, कि जैसे मासिक होता है तो महिलाओं में नॉर्मली हर महीने ब्लीडिंग होती है। इट कैन बी एनी ड्यूरेशन 3 से लेके 7 दिन तक की ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि रेगुलर। उसके बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो वो सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग। जी। डिस्चार्ज, नॉर्मली महिलाओं को एक हेल्दी डिस्चार्ज होता है जो नॉर्मल माना जाता है ना। किसी भी सिस्टम को, चाहे हमारा मुंह हो, अगर पूरा सूखेगा तो वो हमें मुंह के ओरल इन्फेक्शंस हमारे होने के रिस्क है। हमारी आंखें भी देखें तो वो थोड़ी गीली रहती हैं। हाँ। तो हर सिस्टम में एक लुब्रिकेशन चाहिए होता है ना। ऐसे ही ये जो एक फीमेल सिस्टम है रिप्रोडक्टिव, उसमें भी भगवान की तरफ से ऐसा है कि थोड़ा हेल्दी डिस्चार्ज जो आपको बचाव करता है बीमारियों से, वो है। उसमें कोई स्मेल ऐसी नहीं होती, उसका कलर जो है वो वाइट हो सकता है, क्लियर हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज में स्मेल आने लगे, खराब दुर्गंध आने लगे, वो उसमें ब्लड मिक्स्ड आने लगे, है ना, और उसमें कलर उसका जो है वो ब्राउन हो जाए, येलो हो जाए, तो वो एक बीमारी को इंडिकेट करता है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो महिलाओं जिनका मीनोपॉज हो गया है, मतलब जो मासिक से निवृत्त हो चुकी है, इनकी एज 50 से ज़्यादा है, उनको दोबारा ब्लीडिंग होने लग जाए, ये सबसे ज़्यादा। जो महिलाओं को पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, वो ज़्यादातर केसेस में सर्वाइकल कैंसर ही निकलता है। एक और बहुत बड़ा लक्षण है कि संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो या थोड़ा हल्का सा स्पॉटिंग हो। जिन लोगों को फिजिकल कांटेक्ट के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, शारीरिक संबंध के बाद, या हल्का सा धब्बा आ रहा है, वो भी सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। बाद में जब ये बीमारी बढ़ जाती है और आसपास के और सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जैसे जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमारा वो है रेक्टम वगैरह है, लेट्रिन का जाने का जो रास्ता, तो उसको इन्वॉल्व कर लेती है, तब हमें वो सिम्टम भी होने लगते हैं कि पेशाब में दिक्कत होने लगी, लेट्रिन करने में जो है उसमें दिक्कत होने लगी उनको। तो वो सिम्टम्स थोड़ा बाद में आते हैं। शुरुआत में बस यही सिम्टम्स होते हैं कि जो इरेगुलर ब्लीडिंग, डर्टी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, पेट में भी नीचे दर्द हो सकता है, थोड़ा बैक एक भी हो सकता है जिसको लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग। तो ये उसके लक्षण हैं जो हमसे छूटे जा रहे थे और बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम बैठे ही ऐसे शख्स के पास हैं, ऐसे एक्सपर्ट के पास हैं, को कहीं कोई टॉपिक को टच ऐसा रह नहीं सकता कि जो रह जाए। तो हमें इस लक्षण पता चल गए, कारण पता चल गया, तो शायद और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं,
और अपनी बच्चियों को वैक्सीनेट ज़रूर करें, जी उनको आप टीका ज़रूर लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो अवेयर होंगे, और जितनी बातें कही गई, खासकर जो जांच को लेकर कही गई है, और जितनी अवेयरनेस बरतनी है, और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस फैले, और किसी तरीके का वो डर का जो माहौल बना हुआ है, कैंसर का नाम सुनते ही जो डर का माहौल है, उस डर के माहौल से दूर रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो पूरा देश है वो स्वस्थ रहे। इसी की एक सीरीज़ और लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें और ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और बाकी के कैंसर को कवर करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।